बाप की मौरूसी गद्दी पर बेटे का हक ही बनता था। रियासत अली शाह यूनियन कौंसिल का चेयरमैन था और बड़े शाह साहब MPA थे। अब उनकी मौत पर जो गद्दी खाली हुई थी उस पर ज़िमनी इलेक्शन होने वाले थे। ये ज़िमनी इलेक्शन भी मामूल की कार्रवाई होते। रियासत शाह जानता था कि इस इलाके में आइंदा 1000 साल तक भी अगर इलेक्शन होते रहे तो इसके ख़ानदान से MPA, MNA और चेयरमैनशिप कोई नहीं छीन सकता। वो तो न जाने कब से बड़े शाह साहब की मौत के ख्वाब देख रहा था, लेकिन शाह साहब ने तो हद ही कर दी थी और मरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उल्टा शादी पर शादी किए चले जा रहे थे। वालिद की मौत की रसूमात से फारिग होते ही रियासत शाह ने पहला काम यही किया कि अपनी दोनों माओं से, जिनसे कोई औलाद पैदा नहीं हुई थी, उनके हिस्से की जायदाद अपने नाम लिखवा ली। इसे ख़तरा था कि कहीं दूसरे भाई ये काम उससे पहले न कर ले। फिर इलेक्शन की तैयारियों में जुट गया। रियासत शाह के तो वहमो गुमान में भी ये बात नहीं आ सकती थी कि उसे अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसी खबर भी सुनने को मिलेगी। उस रोज़ जब नज़ीर मोची ने आकर बताया, शाह जी पलवाल वाले सरदार भी इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, एक लम्हे के लिए तो उसे अपनी कुव्वते समात पर यकीन नहीं आ रहा था। उसने दोबारा नज़ीर मोची से तस्दीक की कि उसने क्या यही फ़िक्रा कहा है, और जब उसने बताया कि वाकई पलवाल का सरदार उसके खिलाफ इलेक्शन की तैयारी कर रहा है तो उसे ज़बरदस्त जहनी धचका लगा। साले सिखों की औलाद हमसे मत्था लगाएंगे। उसने नफ़रत से होंठ सूखे। ओए नज़ीरे, ज़रा ख़बरदार रहना, समझे, हमें एक एक पल की रिपोर्ट चाहिए। पता लगाओ उनके पीछे कौन है। ठीक है वो मालदार सामी है, लेकिन इस इलाके में किसी बदमाश पार्टी की मदद के बगैर कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकता। फजल शाह ने कहा, जो रियासत अली शाह का सौतेला भाई और रियासत शाह के MPA हो जाने की सूरत में चेयरमैन की गद्दी पर नजरें जमाए बैठा था। शाह जी आपके नमक ख्वार हैं, बेफिक्र रहें, एक एक पल की खबर दूंगा आपको। नज़ीर मोची ने हाथ बांधते हुए इंकसारी दिखाई। भाईजान, मेरा एक मशवरा है। उसने नज़ीर मोची की रवानगी के बाद अलहदगी में रियासत शाह से कहा। हाँ हाँ कहो कहो। रियासत शाह, जिसके अभी तक इस खबर से हवास ठिकाने नहीं आ रहे थे, बोला, ये सरदार बड़ी झूठ है, इसके मुतल्लिक अंदाजे की गलती न करना। हमें उसके नज़दीकी देहातों से 2-4 बंदे लेने पड़ेंगे, वरना कम से कम 15-20 देहातों के वोट वो बदमाशी से ही ले जाएगा। फजल शाह ने अपनी राय पेश की। तुम्हारे ख्याल से कौन सा आदमी वहाँ ऐसा है जिसे हम सरदारे के मुकाबले पर ला सकते हैं? रियासत शाह ने उसकी बात की तय में उतरने के बाद पूछा। नत्थू खान। फजल शाह के मुंह से बेसाख्ता निकला। नत्थू चोर? शाह जी तुम्हारी अकल को क्या हो गया है? माना वो सरहद पार का बदमाश है, उसने 3-4 बड़े जानदार मुकाबले भी किए हैं, लेकिन भाई साहब मेरे डेरे पर रोज़ाना कम से कम 10 देहातों के बदमाश रोटी खाते हैं। मैं आपको आज बता दूं कि इन 150 देहातों में इससे ज़्यादा दलेर और सियासी बंदा हमें नहीं मिलेगा। मेरी नज़र इससे ज़्यादा उसके बेटे हनीफे पर है। 3-4 तफ्तीशें काट चुका है वो, और क्या मजाल जो पुलिस को पल्ला भी पकड़ाया हो। जानते हो कोई पुलिस वाला इसके गांव की तरफ मुंह नहीं करता। शाह जी सरदारे ने अगर हमसे पहले उसे हाथ में ले लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। फजल शाह की आखिरी बातें रियासत शाह के दिमाग के सारे तार झुंझला कर रख दिए थे। वाकई अगर उससे पहले सरदारे ने नत्थू खान को हाथ में ले लिया तो फजल शाह तुम आज ही उससे रब्ता करो। आज ही फ़ौरन उसने बेचैनी से कहा। ठीक है भाईजान, अब आप बेफिक्र हो जाएं। अगर नत्थू से बात बन गई तो सरदार उन इलाकों में किसी से बदमाशी से वोट नहीं ले सकेगा, और यूं भी एक वही ऐसा बदमाश है जो सरदारे से टक्कर ले सके। फजल शाह ने उसे मुतमईन करवाते हुए कहा। फजल शाह ने नज़ीर मोची के ज़रिए ही नत्थू खान को मुलाकात का पैगाम भेजा था। नत्थू खान पहले तो हैरान हुआ कि इन लोगों को इससे क्या काम आन पड़ा। ओए कोई चक्कर तो नहीं है, सच सच बताना। हनीफ ने, जो इसके करीब बैठा था, नज़ीर मोची को घूरते हुए पूछा। नत्थू खान, तेरे साथ कोई चक्कर करके इस इलाके में कोई जिंदा रह सकता है? खुदा की कसम मैं सिर्फ शाह साहब का पैगाम लेकर आया हूँ। उन्होंने तुम्हारे साथ मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की है, इसने घगियाते हुए कहा। ठीक है, शाह साहब से कह देना कि वो मुलाकात के लिए हमारे यहाँ तशरीफ़ ले आए। हमें तो उनसे कोई काम नहीं। कुआं तो प्यासे के पास चलकर नहीं जाया करता, हनीफ ने कहा। नज़ीर मोची ने अंदाज़ा लगा लिया था कि ये लड़का अपने बाप के भी पर काटेगा। यूं भी इसे फजल शाह ने बतौर ख़ास हिदायत की थी कि नत्थू खान को हाथ से नहीं जाने दें, ख़्वाह इसकी कुछ भी कीमत अदा करनी पड़े। ठीक है नत्थू खान, तुम भी सही बात कह रहे हो। अगर उन्हें काम है तो खुद आए, कोई अगर बड़ा है तो अपने घर है, तुम भी किसी से कम नहीं हो। नज़ीर मोची ने उसकी चापलूसी करते हुए कहा। थोड़ी देर बाद वो नत्थू खान के जवाब समेत फजल शाह के करीब खड़ा था। दिमाग ख़राब है साले का, फजल शाह सीखपा हो गया। शाह जी होशियारी से सोच समझ कर
आपने अगर चेयरमैनी हासिल करनी है तो दिमाग को ठंडा रखा करें। याद रखिए, अगर रियासत शाह साहब इलेक्शन हार गए तो आप क़यामत तक चेयरमैन यूनियन कौंसिल नहीं बन पाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? और यूं भी शाह जी मतलब के लिए गधे को बाप बना लेने में क्या हरज है? ऐसी बातें उससे नज़ीर मोची ही कर सकता था। नज़ीर मोची था तो कमी कमीन, लेकिन फजल शाह की बड़ी कमज़ोरी बन चुका था। वो एक ही वक्त में दोनों को अंधेरे में रखकर अपना उल्लू सीधा रखता था। दोनों को औरतें फराहम करना उसका धंधा था। दोनों भाई जानते थे कि नज़ीर मोची बुर्दा फरोश है। उसने नज़दीक दूर के देहातों से कई औरतों को वरगला कर अगवा किया और फिर उन्हें बाज़ार हुस्न की जीनत बना डाला। लेकिन दोनों किसी न किसी तरह इस काम में इसके हिस्सेदार थे। नज़ीर मोची भी उनका पुश्त दर पुश्त खादम था और इस ख़ानदान की हर कमज़ोर रग पर उसने हाथ रखा हुआ था। कोई ऐसी लड़की नहीं थी जिसे इसने पहले इन दोनों की अयाशी का सामान न बनाया हो। इसके बाद ही उन्हें बाज़ार हुस्न में पहुंचाया जाता था। इस तरह इसने फजल शाह और रियासत शाह को एक तरह से अपनी कमज़ोरी बना लिया था और ख़ुद उनकी कमज़ोरी बन चुका था। नज़ीरे, तेरी बात तो ठीक है, लेकिन इस तरह अगर इस इलाके के चोर उठकर हमारे मुंह लगने लगे तो फिर हमारी सियासत तो हो चुकी। बादशाहो, वक़्त को समझा करो। आपके बड़े बूढ़े ने हालात को समझ कर और दिमाग ठंडा रख कर ही यह मुकाम हासिल किया था। अल्लाह बख्शे, मेरा दादा बताया करता था कि आपके दादा जान बड़े शाह साहब अंग्रेज, बस ज़्यादा बकबक न किया कर और नत्थू खान को कह दे कि हम कल किसी वक्त आएंगे। इसने नज़ीर मोची की बात काटते हुए कहा। अगले रोज़ जब दोपहर के वक्त फजल शाह अपने 6-7 बॉडीगार्ड्स के साथ जीप पर बैठा नत्थू खान के गांव की तरफ जा रहा था तो उसके दिमाग में रह रह कर नज़ीर मोची की ये बात गूंज रही थी कि अगर रियासत शाह इलेक्शन हार गया तो वो क़यामत तक यूनियन कौंसिल का चेयरमैन नहीं बन सकेगा। इसके शैतानी दिमाग ने तो उसे बहुत दूर की सुझाई थी, लेकिन फिलवक़्त उसने नत्थू खान की हिमायत रियासत शाह के लिए हासिल करना भी ज़रूरी जाना था। वो जानता था कि सरदारा इस इलाके का बदमाश और माना हुआ स्मगलर है। इसके पास रियासत शाह के मुकाबले में खर्च करने के लिए दौलत भी बहुत है और बदमाश भी। दौलत में तो ये लोग उसका मुकाबला कर लेते, लेकिन बदमाशी की बात और थी। इस मैदान में सरदारा उन पर भारी था। अगर उन्हें नत्थू खान की मदद मिल जाती तो उनका पलड़ा भारी हो सकता था। नत्थू खान अपने बेटे के साथ अपनी हवेली पर फजल शाह का मुंतज़िर था। अपनी दानिश में फजल शाह ने अपने साथ जदीद असले से लेस मुसल्ले बदमाशों का जुलूस लाकर उन्हें मरऊब करने की कोशिश की थी, लेकिन यह अलग बात कि नत्थू खान या उसके बेटे पर इस नुमाइश का कुछ असर नहीं हुआ था। नत्थू खान ने उनके लिए इसकी तवक्का से बढ़कर खाने का बंदोबस्त कर रखा था। खाने से फरागत पर फजल शाह उसे अकेले कमरे में ले गए। नत्थू खान, हमारे बुजुर्गों ने हमें एक ही गुर सिखाया है, आदमी की पहचान। हम जवानों की कदर करने वाले हैं। तुम्हारी शोहरत जब हम तक पहुंची तो शाह साहब ने फ़ौरन मुझे हुक्म दिया कि तुमसे रब्ता करो। नत्थू खान, ये मुल्क बंदों से भरा पड़ा है, लेकिन मर्द नहीं मिलते। बहुत थोड़े ऐसे हैं जो पूरे दिनों के हैं। मैं तुम्हारे पास दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया हूँ। तुमने खुद को कुएं में बंद कर रखा है। अब इन चोरी चुकारियों में कुछ नहीं पड़ा, कोई बड़ा डाका मारो। एक ही डाके में सारी जिंदगी की रोटियां इकट्ठी कर लो। इन देहातों में हज़ारों एकड़ सरकारी अराजी पड़ी है। ये किसके लिए है? हमारे लिए, हमारे दोस्तों के लिए। तुम जानते हो, सरकारी दरबार में किसी को हमारे फैसले के खिलाफ सर उठाने की जरूरत नहीं हो सकती। बड़े शाह साहब की मौत से खाली होने वाली सीट पर रियासत शाह से ज़्यादा किसी का हक हो सकता है क्या? हमारी किसी से दुश्मनी नहीं। हम 50 साल से सियासत करते आ रहे हैं। हमें इल्म है कि हुकूमत से किस तरह निपटा जाता है। हुकूमत करना हमारा हक है। अगर सरदारे जैसे 28 गिरे असम्बलियों में पहुंच गए तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? फजल शाह बोलता चला जा रहा था। खाने से पहले उसने विलायती शराब की जो आधी बोतल चढ़ाई थी, उसने अब असर दिखाना शुरू किया था, लेकिन उसके हवास कायम थे। नत्थू खान, हम तुम्हारी मदद चाहते हैं। इन इलाकों के लोग तुम्हें पीरों की तरह पूछते हैं। अगर तुम कहोगे तो वो सिर्फ हमें वोट डालेंगे। हमें इलेक्शन में तुम्हारी मदद की ज़रूरत होगी। गाड़ियाँ, असलहा, बंदे, रुपया, जो चाहो, जितना चाहो ले लो। और हाँ, ये दोस्ती सिर्फ मतलब निकालने के लिए नहीं है। जिस ज़मीन पर हाथ रखोगे उसका कब्ज़ा तुम्हें दिला देंगे और सरकारी दरबार में तुम्हारे जायज़ नाजायज़ सारे काम होंगे। फजल शाह ने उसकी तरफ झुकते हुए सरगोशी की। शाह जी, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, लेकिन हम लोग सियासत को क्या समझेंगे? नत्थू खान अभी उसे और टटोलना चाहता था। हम समझाएंगे नत्थू खान, हम समझाएंगे। अरे तुम्हें कौंसलर बना देंगे इलाके का। थानेदार की जुर्रत नहीं होगी कि तुम्हारे सामने ऊंची आवाज़ से बोल सके। सरकारी दरबार में कुर्सी मिलेगी तुम्हें। फजल शाह ने कहका लगाते हुए कहा।
शाह जी, कुछ सोचने का मौका दीजिए, मैं 1-2 रोज़ में आपको अपने फैसले से मुतला कर दूंगा। मुझे अपने बेटे से तो मशवरा करने दीजिए। नत्थू खान फ़ौरन कोई फ़ैसला नहीं करना चाहता था। नत्थू खान, तुम्हारा बेटा गबरू जवान है, लेकिन अकेला है। उसे सरहद के आर पार वाले धंधे से अलग कर लो। उसने तुम्हारी नस्ल को आगे चलाना है। सियासत में आ जाओ, आराम से घर बैठे ऐश करोगे। तुम्हारे पास बदमाशों की पूरी फ़ौज मौजूद है। तुम्हें क्या ज़रूरत है इस जजोटों में पड़ने की। फजल शाह ने बेटे के नाम पर इसकी कमज़ोर रग दबा दी थी। ठीक है शाह जी, मैं भी समझता हूँ। मैंने कहा ना कि मैं सरकार को 2-3 रोज़ में जवाब पहुँचा दूँगा। नत्थू खान अब भी वक़्त को टाल रहा था। ये रख लो, हमारी तरफ से पहला नजराना है। तुम्हें फैसला करने में आसानी रहेगी। ये कहते हुए फजल शाह ने अपने दाएं हाथ धरा ब्रीफकेस उसकी तरफ बढ़ा दिया। थोड़ी देर बाद वो लोग जिस तरह जुलूस की शक्ल में आए थे, इसी तरह वापस लौट गए। उनकी रवानगी के बाद नत्थू खान ने ब्रीफकेस खोला तो वहाँ 50,000 रुपये मौजूद थे। ये इस बात का इशारा था कि फजल शाह जो कुछ कह रहा है सच है और वह इस दोस्ती की कीमत अदा कर सकता है। आज जब वो सरहद से वापस लौटा था तो इस वाक़े को 3 रोज़ होने को आ रहे थे। अब इसके लिए फजल शाह की पेशकश ठुकराना मुमकिन नहीं रहा था। उस रोज़ शाम ढले नत्थू खान अपने बेटे समेत शाह साहब की हवेली पहुंच चुका था। उसकी आमद की खबर सुनकर रियासत शाह खुद उसके इस्तकबाल के लिए आया था। उसने नत्थू खान के लिए खसूसी एहतमाम की हिदायत कर दी थी। दोनों बाप बेटे को यहाँ इस तरह इज्जत दी जा रही थी जैसे रियासत शाह के बजाय वही इस इलाके के मालिक हों। उनका इस्तकबाल करने वालों में मुकामी बदमाश तो थे ही, इलाके के शुरफा भी मौजूद थे जिन्होंने अपने हाथों में नोटों और फूलों के हार थाम रखे थे। उन्होंने देखते ही देखते दोनों बाप बेटे को हारों से लाद दिया था। दोनों के एजाज़ में शानदार ज़ियाफ़त सजाई गई थी जिसमें नज़दीक और दूर देहातों से सैकड़ों लोग शामिल हुए थे। यहाँ पहुँचकर पहली मरतबा दोनों बाप बेटों को अपनी अहमियत का इल्म भी हो गया था, क्योंकि इस ज़ियाफ़त के इख्तिताम पर मुकामी नामा नगारों के साथ रियासत शाह और फजल शाह ने दोनों बाप बेटे को मुअज़्ज़िज़ीन इलाका के रूप में पेश करते हुए उनकी तस्वीर भी उतरवा दी थी और यह खबर भी जारी कर दी थी कि आने वाले इंतखाबात में उन्होंने रियासत शाह की हिमायत का ऐलान किया है। नत्थू खान की तरफ से रियासत शाह की हिमायत में पहले से लिखा हुआ बयान फजल शाह के कारिंदों ने फ़ौरन ही अखबार नवीसों में तकसीम कर दिया था। गर्ज दोनों को मुतासिर करने के लिए रियासत शाह ने ड्रामे में कोई कसर नहीं उठा रखी थी। रात ढल रही थी जब उन्होंने वापस जाने की इजाज़त चाही। नहीं नत्थू खान, इस बात का सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम हमारे डेरे पर आए हो तो आज रात हमारे ही मेहमान रहोगे। फजल शाह ने उसके कंधे पर बेतकल्लफ़ी से हाथ रखते हुए उसे दूसरे कमरे में ले जाते हुए कहा। उसका शैतानी जहन बहुत तेज़ी से काम कर रहा था। उसने खुले गिरबान की कमीज़ में से हनीफ खान के बाजुओं की फड़कती मछलियाँ देख ली थी। उसे हनीफ खान की सूरत में मुस्तकबिल में अपना आहिनी हिसार नज़र आ रहा था और इसे हनीफ खान को आज ही काबू करना था। नत्थू खान के ना करने के बावजूद उन्होंने उसे रात ठहरने पर मजबूर कर दिया। फजल शाह उसे अपने साथ ही हवेली के दूसरे हिस्से में ले गया था जहाँ रियासत शाह पहले से उसका मुंतज़िर था। दोनों को मसरूफ़ गुफ्तगू छोड़कर वो बाहर आ गया। एक तवील बरामदा तय करने पर उसे नज़ीर मोची की सूरत दिखाई दी। यहाँ क्या झक मार रहे हो, कुछ बंदोबस्त हुआ या नहीं? उसने नज़ीर की शक्ल पर नज़र पड़ते हुए कहा। शाह जी, ऐसा माल लाया हूँ कि हनीफ खान की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। इसने छूटते ही कहा। नज़ीर शिकार बचकर न जाने पाए। ऐसा शिकंजा डालो कि कभी निकल न सके। फजल शाह के चेहरे पर बरसती लानत में खासा इजाफा हो गया था। शाह जी, आज तक कोई बचकर जा भी नहीं सका। ऐसे कई नज़ीरे की ज़िंदगी में आए और गए। आप देखते रहिए, अगर आपका बंदा बेदाम न बना दूँ तो नज़ीर नाम नहीं मेरा। नज़ीर मोची ने बेहयाई से आंख दबाते हुए कहा। पैसों की परवाह न करना, लेकिन पहला हमला ज़ोरदार होना चाहिए। फजल शाह अभी तक गैर मुतमईन दिखाई दे रहा था। शाह जी, शहर से ज़ोहराम बाती को लाया हूँ। अपने कोठे से बाहर कदम नहीं निकालती। मेरा मौला ही जानता है क्या क्या नखरे उठाने पड़े हैं। एक मरतबा तो हनीफ खान के होश उड़ा कर रख देगी। नज़ीर मोची अपने नंबर और फजल शाह का खर्च बढ़ा रहा था। शाह जी, कुत्ते हैं आपके, ग़ुलाम हैं आपके। जो बात आपने एक मरतबा कह दी वो कह कर बेफिक्र हो जाएगी जी। उसने फजल शाह की तसल्ली करवाते हुए कहा। ऐन उन लम्हात में जब रियासत शाह नत्थू खान और इलाके के दीगर मुअज़्ज़िज़ीन के साथ हवेली के दूसरे हिस्से में गपशप कर रहा था और उन्होंने नत्थू खान का दिल बहलाने के लिए नज़दीकों दूर के देहातों से हीर और मिर्ज़ा साहिबा गाने वाले इकट्ठे कर रखे थे, हवेली के दूसरे हिस्से में ज़हरा बाई के मुजरे का आगाज़ हो चुका था। ये मुजरा चूँकि हनीफ खान के लिए तरबियत दिया गया था, लिहाजा इसी को मेहमान खसूसी की हैसियत दी जा रही थी। ज़हरा बाई की एक एक बल पर नोटों की बारिश हो रही थी।
वो जानबूझकर हनीफ खान पर गिरती चली जाती, लेकिन नज़ीर और फजल शाह हनीफ खान के सर से नोटों के बंडल निछावर कर रहे थे। हनीफ खान के 14 तबक रोशन हो गए थे। उसका बाप ख़ानदानी बदमाश था। वो जानता था कि आग और घी के मिलाप से क्या नताइज बरामद होते हैं। उसने सारी ज़िंदगी गैर औरत के जिस्म को छू कर नहीं देखा था। उसने हनीफ खान को एक ही बात समझाई थी कि औरत का साथ मर्द को बुज़दिल बना देता है। वो अक्सर कहा करता था, पुत्र जवान बड़ी बड़ी तफ्तीश काट लेते हैं, लेकिन औरत ज़ात के दाम में फंसने के बाद उनकी जवामर्दी साबन के झाग की तरह बैठ जाती है। उसे खौफ आने लगता है। सब कुछ छोड़कर वो औरत का हो जाता है। सब कुछ छोड़कर। नत्थू खान ने अपने बेटे को दूध घी में पाला था, उसे जवान मर्द बनाया था। उसके रगों पे में कूट कूट कर दलेरी भरी थी। लेकिन हनीफ खान तो एक ही झटके में मुंह के बल आन गिरा। उसे आज पहली मर्तबा एहसास हुआ कि इसका चाचा तो इससे सारी जिंदगी झूठ बोलता आया है। औरत का कुर्ब तो मर्द को दलेर कर देता है। ज़हरा बाई के सामने वो राजा इंदर बना खुद को दुनिया का सबसे जवां मर्द समझ रहा था। जब वो बल खाकर लहराती हुई इसके सामने अपने घुटनों के बल बैठकर इसके गालों पर नज़ीर मोची और फजल शाह की तरफ से रखे हुए नोट उठाते हुए इसके गालों पर हल्की सी चुटकी भरती, तो इसकी तरफ झुककर अपने गिरबान की नुमाइश करती, तो हनीफ खान के खून में चिंगारियां चटकने लगती। ज़हरा बाई कोई महाराजा पटियाला के दरबार की तवाइफ तो थी नहीं। उसे खतीर रकम देकर यहाँ इसी मकसद के लिए बुलाया गया था। हालात और धारा मुखालिफ सिमत बह रहा था। उसे भी इल्म था कि अब तो घर का खर्च चलाना कारेदार है। बाजार 24 घंटे में 2-3 घंटे के लिए खुलता है और माहौल ऐसा दहशत ज़दा के तमाशबीन इधर का रुख करते खौफ खाते हैं। पुलिस वाले तो यहाँ रात देर गए होटलों में खाना खाते गाहकों को हाँक कर थाने ले जाते हैं। वो तमाशबीनों को कहाँ माफ़ करते हैं। फजल शाह की तरफ से उसे 20,000 रुपये उनके नाजो अदा की कीमत नहीं दी गई थी। नज़ीर मोची ने उसकी माँ से साफ कह दिया था, बीबी ख्याल रखना, रात वहीं गुजारनी है ज़हरा बाई ने, और हर सूरत ये कारनामा अंजाम देना है। शाह साहब का हुक्म है। नज़ीर मौला तेरा बेड़ा गर्क करे, हम ख़ानदानी लोग हैं, हमसे अब ऐसे धंधे भी करवाएगा। दमे की दायमी मरीज़ इनायत बाई ने कहा, ठीक है बीबी, तेरी मर्जी ना ले, मैं तो तेरी भलाई को कह रहा था। इससे आधी रकम में किसी थिएटर में काम करने वाली को ले जाता हूँ। वो तो पुराने ताल्लुकात की शर्म मार गई कि मैं तेरे पास। ये कहते हुए उसने उठना चाहा तो बूढ़ी नायका पर खांसी का दौरा पड़ गया। उसने खांसते खांसते नज़ीर मोची का बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा। कमाल हो गई, गुस्से वाली बात क्या हो गई है हमसे, ला इधर कर। इसने खांसी रुकने पर कहते हुए झपट कर नज़ीरे के हाथ से 10,000 रुपये का बंडल खींच लिया और इसे गिनने बैठ गई। नज़ीरे तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, ये तो 10,000 है। उसने अपने पानदान का ढक्कन उठाकर नोट इसके नीचे रखते हुए कहा, समझा कर बीबी, 10-15 हज़ार तो वहाँ हो जाएंगे। इतनी रकम तो मैं मुजरे के चक्कर में दिलवा दूंगा। अगर फिर भी कोई कसर रह गई तो वो भी निकल जाएगी। नज़ीरा भी अपने मैदान का शाहसवार था। इसने सारी ज़िंदगी दलाली की कमाई खाई थी। कंजरों की रग रग से उसे आशनाई थी। नज़ीरे, तुझ पर एतबार कर रही हूँ, बच्ची का ख्याल रखना, ज़्यादा देर नहीं होनी चाहिए। सुबह नाश्ता करते ही इसे रवाना कर देना। मेरी बात समझ गए ना? इनायत बाई ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, बीबी, हमारा तुम्हारा कोई नया साथ नहीं, पुराना साथ है और रहना है। एक दूसरे से अगर हम ताउन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? नज़ीर मोची ने इसकी तरफ देखकर हस्बे आदत आंख दबाई थी। ज़हरा बाई और इसके साजिंदों को वो अपने साथ ही शाह साहब की पजेरो जीप में लेकर आया था। ज़हरा को इसकी माँ ने सारी बात समझा दी थी। अब नज़ीर मोची ने इसके शिकार की निशानदेही करनी थी। ज़हरा बाई ने जब पहली नज़र पे अपने शिकार को देखा तो इसे हनीफ खान पर रहम भी आया था कि अब तक संभाल संभाल कर रखी उसकी जवानी यूं कोड़ियों के मूल बिकने लगी है। लेकिन रहम करना इसके पेशे की तौहीन के मुतरादिफ था। उसने अपने काम की कीमत वसूल की थी और अब उसे बहर सूरत यह खुशगवार फरीज़ा अंजाम देना था। वो जानती थी कि फजल शाह और रियासत शाह की मुकामी सियासत पर कितनी मजबूती गिरफ्त है, और जब भी उन पर कोई बुरा वक़्त आता है तो यही लोग इनकी मदद को आते थे। मुकामी थाने कचहरी से निमटना इनके बस की बात नहीं थी। वो तो शाह साहब का खसूसी करम था कि इनका कोठा अभी तक पुलिस वालों की दस्ते बुर्द से महफूज था, और बाजार की दूसरी तवाइफों के बरक्स वो थाने में सिर्फ महाना पहुंचा कर ही अपना उल्लू सीधा कर रही थी, वरना तो हर दूसरे तीसरे रोज़ थानेदारों की तरफ से कोई ना कोई फरमाइश होती रहती थी। और इस कमबख्त थाने में कोई एक थानेदार तो था नहीं, यहाँ तो मुँह 5-6 छोटे बड़े थानेदार थे, और एक से एक बढ़कर तमाशबीन जिनकी फरमाइश शैतान की आंत की तरह बढ़ती ही चली जाती थी। इनायती के लिए यूं भी अब ये कोई मसला नहीं रहा था। गुज़श्ता 2 साल में इसने करीबन 8 मरतबा ज़हरा बाई की नथ की रस्म अदा की थी।
और इसके ज़रिए इतने पैसे कमा चुकी थी कि इसी से 3 मकान एक के बाद दीगरे ख़रीदे थे और इनका किराया भी कुछ कम नहीं था। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।